इन 10 सालों में 11 सालों में आज ये तीसरा कार्यकाल हमारी केंद्र की सरकार का चल रहा है। बस चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऊपर सवाल उठाते हैं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चिराग पासवान मां की पुकार सुनकर दौड़े दौड़े अब बिहार पहुंच गए हैं। जी हां, देखिए, कई दिनों से विवाद चल रहा था शहरबन्नी में। खगड़िया के शहरबन्नी में लगातार उनकी बड़ी मां राजकुमारी देवी के साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो लगातार हमने आपको दिखाया है। और तब से ही बड़ी मां बार बार ये पुकार कर रही थी कि चिराग बाबू आप आइए और संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से पशुपति पारस की पत्नी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की, जिस प्रकार से चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी के साथ पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की जो पत्नी है वो आकर घर में ताला मार देती हैं और पूरा विवाद खड़ा हो जाता है। राजकुमारी देवी ने एफआईआर भी दर्ज कराया पूरे मामले को लेकर, लेकिन उनका साफ साफ यही कहना था कि चिराग बाबू आप आ जाइए और संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए। तो देखिए, पिछले कई दिनों से चिराग पासवान दिल्ली में थे। पूरा वक्फ वाला जो बिल था वो पास कराने का जिम्मा कहीं ना कहीं चिराग पासवान के हाथों में था और देखा आपने कि पूरे सांसदों के साथ, पूरे दल बल के साथ वो दिल्ली में थे। लेकिन अब मां की पुकार सुनकर वो दौड़े भागे बिहार पहुंच गए हैं। अब यहां से सीधे अब अपनी माता से मिलने के लिए वो जाएंगे। अब देखिए दिन भर का क्या कार्यक्रम होता है वह भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर सब कुछ क्लियर कट बता दिया। और देखिए, मुसलमान समाज की जो नाराजगी है उस पर भी खुलकर बोले चिराग। देखिए क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। न्यायालय जा पाए, अपने हक के लिए न्याय की मांग कर सके, तो इसमें गलत क्या है? मैं मानता हूं कि आज विपक्ष जो इसको लेकर एक भ्रम का माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में अपने आप मुसलमान भाइयों को ये पता चल जाएगा कि इससे क्या सही में उनका कोई नुकसान हो रहा है या उनका भला हो रहा है। हमेशा की तरह जिस तरीके से विपक्ष उनको डराता रहा और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार, केंद्र की हमारी एनडीए की सरकार के द्वारा लिए गए कानूनों को लेकर उनको डराने का काम करता रहा, पर इन 10-11 सालों में जनता और खास तौर पे अल्पसंख्यक समाज इस बात को समझ चुका कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन 10 सालों में 11 सालों में आज ये तीसरा कार्यकाल हमारी केंद्र की सरकार का चल रहा है। बताइए ना, इस 3 कार्यकालों में या पिछले 10-11 सालों में क्या ऐसा अहित हो गया मुसलमानों का? बल्कि जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का एक ईमानदार कार्य प्रयास हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार की सोच ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की रही। और जो लोग चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आपकी नाराज़गी मेरी सराखों पर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराज़गी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज़ हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराज़गी मेरी सराखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँ कि आपकी नाराज़गी मेरे सर आँखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूँगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले
आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता में से जब एनडीए की सरकार कोई भी ऐसे कानून को लेकर आई है या ऐसे बिल लेकर आई है या ऐसे संशोधन लेकर आई है जिसने समाज के गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया, विपक्ष ने हमेशा क्या कर रहा है इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। विपक्ष ने हमेशा अरुण जी को लग जाएगा इसलिए इस कर रहे हैं कार्य ऐसे। को करने का काम किया है। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया गया। क्या कर रहे हैं कृपा जी? उदाहरण के तौर पर जब सीए भी आया था उस वक्त जब हम भी करियर रहते जितने तो आप भी पहला हाथ विपक्ष के उठाते, घटक आप दल तो प्रोटेक्ट ना करें। उन्होंने हाँ। सीए को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया, जनता के बीच एक आगजनी का माहौल निरंतरता में महीनों तक बना के रखा। उस वक्त भी मैंने सदन के पटल में कहा था कि हाल कानून को आरसी किया, आने वाले दिनों में अपने आप पता चल जाएगा कि इससे किसकी नागरिकता गई। सीए एक ऐसा कानून था जहां पे उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने वाला वो कानून था, और इन्होंने उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर अल्पसंख्यक समाज, खासतौर पर मुसलमानों के बीच जाकर ये भ्रम फैलाया कि अगर सीए आ गया तो आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाए। लंबे समय तक झूठ बोलने का काम किया, परिणाम स्वरूप देश भर में एक डर भय का माहौल बना रहा है। आज मुझे बताइए कौन से मुसलमान भाई की नागरिकता छीन ली गई? ये उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून था जहाँ पे बहुसंख्यक मुसलमान थे, बट इन्होंने लोगों के बीच में, भारत में रह रहे मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया, ये कहकर कि इसमें मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे रहे, इसलिए आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाए। ये झूठ बोलने का काम। धारा 370 हटाते वक्त भी यही कहा गया था कि अब धारा 370 अगर हट गई तो देश भर के मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। जब राम मंदिर बनने की बात आ रही थी उस वक्त भी कहा गया था कि अगर राम मंदिर बनेगा तो देश भर के मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। इस लोकसभा के चुनाव में इन्होंने क्या किया? बार बार ये कह रहे थे कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। जवाब देना विपक्ष के तमाम घटक दल, किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म कर दिया गया, या फिर किस मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई? सिर्फ झूठ बोलकर, डर का माहौल बनाकर आप अपने वोट बैंक को संभाल के रखते हैं। ये सोच गलत है। आज पुनः ये जो संशोधन विधेयक आया है वक्फ को लेकर, पुनः इसमें झूठ बोला जा रहा है कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है, मुसलमानों की जमीन को छीनने का ये काम है, जबकि स्पष्ट तौर से कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव, इसमें किसी का भी अभी तक जिस भी मुसलमान की जमीन है या उस पर मस्जिद बनी हुई है उसको नहीं लिया जाएगा, उसको नहीं तोड़ा जाएगा, फिर भी उनके बीच जाकर ये भ्रम फैलाया जाए। और इसमें ये तक कहा गया है कि अगर कहीं पे विवाद चल रहा है किसी विषय जमीन को लेकर तो उसमें जो न्यायालय का फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। तो इसमें गलत कहाँ पे कोई करे? अगर किसी सिस्टम में कोई पारदर्शिता लेकर आ रहा है, अगर ट्रांसपेरेंसी अगर एक सिस्टम में लाई जा रही है तो इसमें गलत क्या है?
अगर आप गरीब मुसलमानों को उनका हक देने का काम कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आज की तारीख में कई ऐसे मसले हैं जहां पे मुसलमानों की ज़मीन का विवाद ही वक्फ बोर्ड के साथ चल रहा है। पर अफसोस की बात यह है कि उनको न्याय आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।